नमस्कार साथियों, एक्सेल स्टडी पॉइंट की ओर से मैं अनुभूदेल आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं 10 प्रमुख करंट अफेयर्स की खबरों पर। आज यानी कि 8 मई वर्ष 2024 को पूरे वैश्विक स्तर पर ग्लोबल या इंटरनेशनल रेड क्रॉस डे एंड क्रिसेंट डे के रूप में जो है सेलिब्रेट किया जाता है। आप लोग जानते हैं कि जो पूरे विश्व भर में स्वयंसेवी है, उन सभी स्वयंसेवियों को एक तरीके से डेडिकेट होता है हमारा रेड क्रॉस डे, या जिसको क्रिसेंट डे के रूप में भी जो है जाना जाता है। साथ में आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ प्रमुख करंट अफेयर्स के टॉपिक्स पे, जिसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आज के क्वेश्चन नंबर 1, यानी कि विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है। आपके पास ऑप्शन है 5th ऑफ मई, 7th ऑफ मई, 9th ऑफ मई, या फिर अंत में जो एक ऑप्शन है वो है 11th ऑफ मई। इसके यदि सही जवाब की और हम लोग बात करें दोस्तों, तो प्रत्येक वर्ष जो है उसमें 7 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल एथलेटिक्स डे। अभी जो इंटरनेशनल एथलेटिक्स डे है या वर्ल्ड एथलेटिक्स डे है, ये प्रत्येक वर्ष जो मनाया जाने वाला है 7 मई को। इस बार 2024 में यदि हम लोग बात करें तो ये अपने आप में एक वार्षिक कार्यक्रम के रूप में जो है मनाया जाता है, और विश्व भर के जितने भी एथलेटिक्स हैं, इन एथलेटिक्स को जो है समर्पित होता है वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। और इसी दिन जो है इसकी भागीदारी, एकता, शांति और निष्पक्ष खेलों के मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए पूरे वैश्विक स्तर पर इस दिन को जो है सेलिब्रेट किया जाता है। एथलेटिक्स की बात करें तो इसकी शुरुआत 1996 में हुई थी, जिस समय इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन जो है इसके तत्कालीन अध्यक्ष प्राइमो नेबियोलो की दूरदृष्टि के कारण जो है, मतलब पहली बार उन्होंने ये प्रपोजल रखा था कि विश्व भर के जितने भी एथलेटिक्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए, उनको जो मनोरंजन होता है, जो उनका आत्मविश्वास होता है, उनको बढ़ाने के लिए जो है वैश्विक स्तर पर एथलेटिक्स डे सेलिब्रेट होना चाहिए। और वर्ष 2024 का जो एथलेटिक्स डे है उसको कल यानी कि जो है 7 मई को सेलिब्रेट किया गया है। दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं कि हाल ही में किस देश ने विदेश मंत्रालय के लिए AI संचालित डिजिटल प्रवक्ता, यानी कि यहाँ पर क्या है, ये एक डिजिटल स्पोक्स पर्सन है जो कि इंटेलिजेंस जो होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके प्रवक्ता के रूप में, जिनका नाम है विक्टोरिया शी। अगर हम लोग इनके नाम की बात करें तो ये है विक्टोरिया शी। इसका जो है अनावरण क्या है, एंड योर ऑप्शंस आर चीन, यूक्रेन, रूस या फिर भारत। यानी कि पहली बार कहां पर जो है विक्टोरिया शी जो है उनका अनावरण हुआ है डिजिटली प्रवक्ता के रूप में, स्पोक्स पर्सन के रूप में। तो इसका जो राइट आंसर आता है फ्रेंड्स, वो आता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूक्रेन के द्वारा यहां पर विक्टोरिया शी जो है इनके नाम से शुरू किया गया है AI संचालित जो डिजिटल प्रवक्ता है। यूक्रेन ने विदेश मंत्रालय के लिए AI संचालित डिजिटल प्रवक्ता का अनावरण किया है, और यूक्रेन ने अपने विदेश मंत्रालय के जितने भी आधिकारिक बयान हैं, जितने भी ऑफिशियल वहां पर बयान हैं, उनको देने के लिए विक्टोरिया शी नाम का जो है एक जो AI जनित प्रवक्ता है उसको जो है यहाँ पर अनावरण इसका किया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने इस बात पर जो है पुष्टि की है, इस बात पर जो है जोर डाला है कि डिजिटल प्रवक्ता की शुरुआत का उद्देश्य जो है वो समय की बचत और संसाधनों का बेहतरीन जो उपयोग होता है उसके चलते किया गया है, जिससे राजनयिकों को अपने काम के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति मिल जाती है। मतलब जितना समय आप जो है सामने आकर, मीडिया के सामने आकर अपना समय देना चाहते हो, तो वो समय जो है आप किसी अन्य कार्य में लगाएं, और आपके बिहाफ में जो है जो AI है, यानी कि इंटेलिजेंस जो हमारे पास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो है उसके जो है चलते डिजिटल प्रवक्ता को यहाँ पर शुरू किया गया है। विशेष रूप से अगर हम लोग बात करें तो जो शी हैं, यानी कि यूक्रेन के नए डिजिटल प्रवक्ता की हम लोग बात करें तो इनकी जो शक्ल दी गई और इनकी जो आवाज़ दी गई है वो यूक्रेन के द बैचलर संस्करण की जो गायिका है और पूर्व प्रतियोगी जो है रह चुकी हैं रोसेली नोम्ब्रे, इनके अनुरूप जो है बनाई गई। वर्तमान में अगर हम लोग बात करें तो रूस के नियंत्रण में जो डोनेट्स्क सिटी आई है उसमें जो है रहा करती हैं कौन, वर्तमान समय की बात करें तो नोम्ब्रे। तो उन्हीं के जैसे जो उनको स्वरूप दिया गया और उन्हीं की तरह जो है उनको आवाज़ प्रदान की गई है। तो यूक्रेन के द्वारा जो है पहली बार यहाँ पर हम लोग बात करें तो डिजिटल प्रवक्ता जो है इसकी शुरुआत कर दी गई, और इनको नाम दिया गया है विक्टोरिया शी का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें आज के तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की, तो हाल ही में किस देश ने चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से मिट्टी वापस लाने के लिए चांग-ई 6 जांच लॉन्च किया है। वैसे तो नाम से ही पता चल जाएगा आपको, जहाँ पर भी चांग तरीके के नाम नजर आते हैं तो इसका ऑप्शन जो है कहीं ना कहीं हमारे पास में रहने वाला है, दैट इज चाइना। चीन जो है, चीन के द्वारा अभी हाल में जो है चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से मिट्टी वापस लाने के लिए चांग-ई 6 जो है इसको लॉन्च किया गया है।
चीन ने चंद्रमा के सुदूर हिस्से के नमूने इकट्ठा करने के लिए चांग E6 जांच शुरू जो है उसको कर दिया है। इंक्वायरी जो है यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है इसकी, और ऐसा करने वाला चीन जो है वो पहला देश बन चुका है। इससे पहले बात करें तो केवल संयुक्त राज्य अमेरिका और USSR हैं जिन्होंने चंद्रमा के नमूने एकत्रित किए थे, और अब जो है इसके निकट पहुंच चुका है यहाँ पर। अगर हम लोग चाइना की बात करें, चीन का चांग E4 2019 में दूर की ओर उतरा था। कहां पर? दैट इज इन चंद्रमा, ठीक है, वहां पर उतरा था, और उस समय जो है नमूने प्राप्त नहीं कर पाया था, सैंपल्स वहां से नहीं ले पाया था। अब 2023 में जो है भारत के चंद्रयान 3 मिशन ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास जो है उतरकर अपनी पहली उपलब्धि हासिल की थी, जिसके बाद चंद्रमा के अंधेरे जो है कक्ष को उसके जो है नाम के विपरीत जो है सूर्य का प्रकाश प्राप्त करने का जो मतलब नहीं पहुंच पाता ना सनलाइट, तो इसलिए वो अंधेरा कक्ष है। तो वहां से भी जो है सैंपल्स लिए जाएंगे, मिट्टी के सैंपल्स लिए जाएंगे। चाइना ऐसा जो है यहाँ पर क्लेम कर रहा है, और इसके लिए चाइना ने चांग E6 जो जांच है उसको शुरू कर दिया है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं कि हाल ही में 7वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक जो है कहां पर हुई है? आपके ऑप्शन है न्यू दिल्ली, जकार्ता, चेन्नई और हैदराबाद। तो इसका जो राइट आंसर आता है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अभी वर्तमान में जो है नई दिल्ली में इस बैठक का आयोजन जो है यहाँ पर करवाया गया है। और नई दिल्ली में जो बैठक का आयोजन हुआ है इसमें भारत और इंडोनेशिया के जो रक्षा सहयोग समिति है उसकी जो है बैठक का आयोजन हुआ है, जिसमें रक्षा उद्योग, समुद्री सुरक्षा यानी कि मैरीटाइम जो सिक्योरिटी है, एंड मल्टी लेटरल कह लीजिए, बहुपक्षीय व्यापार कह लीजिए, सहयोग कह लीजिए, इसको बढ़ावा देने के लिए जो है यहाँ पर ये मीटिंग का आयोजन किया गया है। दोनों देशों ने रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए और यहाँ पर जो है अनेक डिफेंस कंपनीज को, जैसे भारत में बात करें तो फोर्ज है, महिंद्रा डिफेंस जैसी कंपनियां हैं, इनको शामिल करते हुए जो है और ज़्यादा डिफेंस मैकेनिज्म को मजबूत करने पर जो है बल दिया है। इन्होंने साथ में जो है मैरीटाइम सिक्योरिटी जो है इसके सहयोग दिया है, और भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत हमारे जितने भी पड़ोसी ईस्टर्न राज्य हैं उनके साथ हमारे संबंध मजबूत करने पर भूमिका दी जा रही है, और इसी का एक अंग आता है इंडोनेशिया। इस सहयोग का मुख्य उद्देश्य जो है सैनिक क्षमताओं को बढ़ावा देना है, ताकि जो दोनों देशों की मिलिट्री है, दोनों देशों का जो डिफेंस है उसको और ज़्यादा जो है मजबूती प्रदान मिल सके, और आम सुरक्षा चुनौतियों का जो है समाधान साझा रूप से किया जा सके। इसके लिए यहाँ पर जो है इंडोनेशिया और भारत के बीच में रक्षा सहयोग समझौता जो है उसके लिए एक मीटिंग की गई है। हाल ही में 26वें आसियान भारतीय वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक का आयोजन कहां पर हुआ है? योर ऑप्शंस आर न्यू दिल्ली, जयपुर, चेन्नई और हैदराबाद। तो इसका भी जो राइट आंसर आता है फ्रेंड्स दैट इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नई दिल्ली। अभी हाल में अगर हम लोग बात करें तो जो आसियान है, आसियान आप लोग जानते हैं कुल जो है इसमें 10 सदस्य देश हैं, और 11वें जो है देश के रूप में या पर्यवेक्षक कंट्री के रूप में जो है तिमोर लेस्ते जो है इसको भी इसके भीतर शामिल कर दिया गया है, और 1987 में जो है आसियान का गठन हुआ था। अभी इसके 10 देश कौन से हैं उसकी ट्रिक आपको कैसे याद रखनी है MBBS टीवी क्लिप के नाम से, तो इस पर हम लोग जो है अभी बात करने वाले हैं। पहले हम लोग जान लेते कि वर्तमान स्वरूप जो है इस बैठक का वो वास्तव में है क्या। तो मैं आपको बता दूं, आसियान भारत वरिष्ठ अधिकारियों की जो 26वीं बैठक हुई है उसका आयोजन नई दिल्ली में 2 से लेकर 3 मई के बीच में जो है हुआ है, और पूर्वी मामलों के सचिव जयदीप मजूमदार ने सिंगापुर के विदेश मंत्रालय में स्थायी सचिव अल्बर्ट चुआ के साथ जो है बैठक की सह अध्यक्षता की है, यानी कि इसको को चेयरमैनशिप यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं मिला है इस बैठक को। आसियान भारत संवाद जो है इसके संबंधों के लिए सिंगापुर भारत का जो है समन्वय देश रहा है, हमेशा से कोऑर्डिनेटर जो है कंट्री के रूप में रहा है, और आसियान के सभी सदस्य देशों और आसियान के पर्यवेक्षक, मैंने पहले कहा दिया आपको कि ऑब्जर्वर जो है नया स्टेट यहाँ पर जो जुड़ा है उसमें आता है तिमोर लेस्ते। इस तिमोर लेस्ते के वरिष्ठ अधिकारियों और प्रतिनिधियों ने इस बैठक में जो है यहाँ पर भाग लिया है। देखो सबसे बड़ा सवाल हमसे जो बनता है वो बन जाता है कि वास्तव में जो आसियान है ये आसियान है क्या? तो आसियान का मतलब समझिए आप लोग, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की अगर हम लोग बात करें तो इसकी शुरुआत जैसा मैंने आप लोगों को बताया है कि 1967 में हुआ है। इसका हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में है, और 8 अगस्त को जो है प्रत्येक वर्ष आसियान डे के रूप में भी जो है सेलिब्रेट किया जाता है। आसियान की जब स्थापना हुई थी तो इसका मुख्य उद्देश्य था टू प्रमोट द इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल रिलेशंस ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। जितने भी एटलीस्ट हमारे पास में मेंबर स्टेट हैं, सदस्य देश हैं, उन सदस्य देशों के बीच में जो आर्थिक सहयोग है, आर्थिक वृद्धि है, उसको बढ़ावा देना है। यहाँ पर जो सामाजिक सफलता है, सामाजिक जो प्रोग्रेस है उसको बढ़ावा देना है, और साथ साथ में जितने भी एशियाई देश हैं इनके बीच में सांस्कृतिक संबंधों को स्थापित करना है। ये इसका जो है मेन उद्देश्य था। वर्तमान स्वरूप की बात करें तो इसमें कुल मिलाकर 10 देश शामिल है, और 10 देश को याद करने का जो ट्रिक है आपके पास में वो याद रखना आप लोग MBBS टीवी क्लिप। जब कभी आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, भगवान न करे ऐसा कोई दिन हो, लेकिन मान लीजिए हेल्थ रूटीन के लिए जो है आप लोग जाते हैं, तो वहाँ पर आप लोगों को क्या दिखता है, एक
मॉनिटर दिखता है उसको टीवी मान लीजिए, तो MBBS के पास गए, वहाँ पर टीवी पे जो है कुछ क्लिप चल रहा है, ठीक है, जो भी वहाँ पर क्लिप चल रही है। और याद कैसे रखेंगे, देखो M स्टैंड फॉर दी मलेशिया, B स्टैंड फॉर दी बर्मा आज का म्यांमार, B स्टैंड फॉर दी ब्रुनई, S फॉर दी सिंगापुर, T यानी कि थाईलैंड, V वियतनाम, C कंबोडिया, L लाओस, I इंडोनेशिया और P जो है फिलीपींस। तो कुल मिलाकर ऐसे ये 10 देश हैं जिन्होंने आसियान का जो है स्ट्रक्चर अभी वर्तमान समय में खड़ा किया है और तिमोर लेस्ते जो है इसमें नए ऑब्जर्वर कंट्री के रूप में जो है शामिल किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बात करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाल ही में खबरों में रहा MQ-9B प्रेडेटर क्या है? ऑप्शंस आर, फसलों से कीड़ों को हटाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक तकनीक, उच्च ऊंचाई वाले मानव रहित हवाई वाहन यानी कि जो ड्रोन्स के रूप में जाने जाते हैं, परमाणु बैलिस्टिक पनडुब्बी या पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कोई जो है अर्थ सैटेलाइट के रूप में है। तो इसका जो राइट आता है गाइस आंसर वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उच्च ऊंचाई वाले मानव रहित हवाई वाहन जो हैं, जो ड्रोन्स हैं, उनको नाम दिया गया है यहाँ पर MQ-9B। सबसे पहले बात करें तो भारतीय सेना और वायुसेना ने जो है लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक के चीन के साथ में जो LAC वाला है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है, जिसको वास्तविक नियंत्रण रेखा कहते हैं, इस पर निगरानी रखने के लिए उत्तर प्रदेश के सरसावा गोरखपुर में हवाई अड्डों पर संयुक्त रूप से MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन जो है इनको जो है तैनात कर दिया है। और ये ड्रोन जो है उन्होंने अमेरिका से लगभग 31 MQ-9B ड्रोन्स जो है इनको खरीदे जा रहे हैं भारत के द्वारा जो है अपने डिफेंस को और मजबूत करने के लिए, जिसमें से नौसेना की ओर से लगभग 15 ड्रोन जो है समुद्री क्षेत्र की निगरानी के लिए तैनात किए जाएंगे। तो जब भी हमसे ये सवाल इस तरीके से बन जाता है कि हाल ही में चर्चा में रहा MQ-9B जो प्रेडेटर है, ये है क्या चीज, तो इसका आप लोग सीधे अर्थ समझना कि जो प्रेडेटर ये अपने आप में एक ड्रोन का जो है स्वरूप है, जो कि भारत की रक्षा प्रणाली को और मजबूत जो है करने की दिशा में कार्यरत है। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि हाल ही में जोस राउल मुलिनो को किस देश का नया जो है राष्ट्रपति चुना गया है। आप लोग जो है इमेज में देख सकते हैं यहाँ पर कि किस देश के जो है राष्ट्रपति को के रूप में जो है यहाँ पर मुलिनो को जो है नियुक्त किया गया है। ऑप्शन से ग्वाटेमाला, क्यूबा, पनामा या निकारागुआ। गाइज ये ऑप्शंस को देखकर आप लोगों को एक चीज तो समझ आ रही है कि ये जो सारे के सारे नेशंस हैं ये सेंट्रल अमेरिका यानी कि मध्य अमेरिका का हिस्सा है। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में जो कुछ वहाँ पर आइलैंड ग्रुप्स हैं या कुछ वहाँ पर जो कंट्रीज हैं उनमें आते हैं हमारे पास में सेंट्रल अमेरिका। और सेंट्रल अमेरिका जो है उसी में से एक जो है शहर है जो कि दक्षिण अमेरिका को जो है जोड़ता है किसके साथ में, नॉर्थ अमेरिका के साथ में, और वो है पनामा। तो पनामा जो है, इस पनामा में नए जो है राष्ट्रपति के रूप में जोस राउल मुलिनो जो है इनको अभी यहां पर चुना गया है। एक महत्वपूर्ण राजनीतिक विकास में जोस राउल मुलिनो जो है उन्होंने पनामा के राष्ट्रपति के रूप में जो है विजय दर्ज की है। उन्हें लगभग 92% से भी ज्यादा जो है मतपत्रों के साथ लगभग 35% जो है जो उसमें बेनिफिट्स से लाभ है, जो उसमें जो है कोटास मिलता है, वो इन्होंने प्राप्त किया है। जोस राउल मुलिनो को पूर्व राष्ट्रपति रिकार्डो मार्टिनेली को उपराष्ट्रपति पद के दावेदार के रूप में चुना गया था और वे स्वयं जो है राष्ट्रपति पद के दावेदार के जो है बनने वहां पर जो है लग गए थे। मनी लॉन्ड्रिंग का जब खुलासा हुआ था तो 10 साल की जेल की सजा सुनाई जाने के बाद जो रिकार्डो मार्टिनेली थे उन्होंने राष्ट्रपति के पद की जो है दौड़ जो थी उसको छोड़ दिया था और उनकी जगह पर जो है अब जाकर हम लोग बात करें तो उसमें कौन आए हैं, मुलिनो आए हैं। स्वयं अगर हम लोग बात करें जो मार्टिनेली हैं ये जो है अभी निकारागुआ के पास में जो दूतावास है वहां पर अभी जो है मौजूद है, क्योंकि इनके ऊपर जो है मनी लॉन्ड्रिंग जो है उसका वहां पर केस चल रहा था। रिकार्डो मार्टिनेली के राष्ट्रपति पद के दौर के बाद जोस राउल मुलिनो जो है इन्होंने राष्ट्रपति पद के दावेदार के रूप में जो है यहाँ पर जगह ली है और रिकार्डो मार्टिनेली ने भी जो है इस बात का समर्थन किया है कि उनकी एब्सेंस में जो है किसको नियुक्त किया जाए, तो वो नाम आता है यहाँ पर दैट इज जोस राउल मुलिनो का। तो ये जो है पनामा के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुए हैं। हाल ही में किस परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी ने भारत का पहला निफ्टी नॉन साइक्लिकल इंडेक्स फंड जो है इसको लॉन्च किया है? अच्छा, निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 50 जो है वो नेशनल जो सिक्योरिटी हमारा है, नेशनल जो सिक्योरिटी एक्सचेंज है ना हमारा NSE, तो उसके भीतर जो है उसके इंडिकेटर्स के रूप में काम करता है निफ्टी की अगर हम लोग बात करें। और इसी के भीतर अगर हम लोग चलें तो जो ग्रो म्यूचुअल फंड है, इस ग्रो म्यूचुअल फंड के द्वारा परिसंपत्ति प्रबंधन के लिए क्या किया गया है, निफ्टी नॉन साइक्लिकल इंडेक्स फंड जो है इसको लॉन्च किया गया। ये अपने आप में क्या है, एक फंड है।
ये योजना जो है सार्वजनिक सदस्यता के लिए 2 मई 2024 को जो है शुरू हुई थी और लगभग जो है 16 मई 2024 तक जो है ये चलेगी। इस योजना के आवंटन की तारीख से जो है लगभग 5 व्यावसायिक दिनों के भीतर निरंतर बिक्री और जो है पुनर्खरीद की जाएगी, उसको सेल किया जाएगा, रीपरचेज किया जाएगा। तो ये यहाँ पर जो है ओपन कर दिया गया है। और निवेशक जो है इस योजना के तहत कम से कम 500 रुपये प्रति योजना के या विकल्प के रूप में और 1 रुपये के जो है गुणक के रूप में निवेश कर सकते हैं। और निवेश की इसमें जो है कोई भी अपर लिमिट नहीं है, मिनिमम लिमिट है इसमें 500 रुपये का और अपर ऐसा जो है कोई लिमिट है नहीं। तो ये उन्हीं लोगों को जो है ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा जो कि ग्रो पर क्या करते होंगे, इन्वेस्टमेंट करते होंगे या कहीं ना कहीं जो है स्टॉक मार्केट में जो है बिलीफ रखते होंगे। तो वहाँ पर हमारे पास में क्या आता है कि ये जो है एक ऐसा जरिया है जहाँ पर जो है फंडिंग्स को प्रमोट किया जाएगा। अच्छा, साथ में मैं आप लोगों को जो है एक प्रश्न यहाँ पर दे रहा हूँ गाइस, आप लोग इसका आंसर जरूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। प्रश्न ये है कि जो स्टॉक मार्केट होता है उसमें 2 जो प्लेयर्स होते हैं जिनमें एक आता है बेयर, एक आता है बुल। तो उसमें बेयर एंड बुल्स क्या होते हैं, यानी कि तेजड़िया और मंदड़िया क्या होता है, आपने उसको जो है कमेंट बॉक्स में लिखना है। हालांकि मैं प्रीवियस कई वीडियोज़ में जो है आप लोगों के साथ ये न्यूज़ जो है साझा कर चुका हूँ। बात कर लेते हैं एक और न्यूज़ की तरफ, जिसके तहत हाल ही में विश्व कप 2024 जो है महिला आईसीसी विश्व कप 2024, इसका आयोजन किस देश में किए जाने की जो है घोषणा हुई है। तो आईसीसी महिला T20 की बात करें तो इस बार जो है ये होने जा रहा है कहाँ पर, बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में जो है यहाँ पर जो महिला विश्व कप होने का तिथि यहाँ पर जो है तय की गई है। उसके बाद लगातार से जो है हम लोग ये कह सकते हैं कि ये वुमेन T20 वर्ल्ड कप का जो है 9th एडिशन है, 9वां संस्करण है। और जो क्या है 3 से लेकर 20 अक्टूबर के बीच जो है बांग्लादेश में आयोजित किया जाएगा। भारतीय क्रिकेट टीम जो है वो 6 अक्टूबर को यहाँ पर जो है क्या हो जाएगी, पाकिस्तान जो है हमारे सबसे बड़े प्रतिद्वंदी के रूप में, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, क्रिकेट का फील्ड हो, हॉकी का फील्ड हो, जहां पर भी हो, तो हमारे सबसे बड़े जो प्रतिद्वंदी माने जाते हैं वो है पाकिस्तान की टीम। और 6 अक्टूबर के साथ जो है भारत का पाकिस्तान की टीम के साथ में जो है महिला विश्व कप के दौरान जो है आमना सामना होने जा रहा है। अब हम लोग बात कर लेते हैं आज के अंतिम प्रश्न की, और जिसमें विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है। योर ऑप्शंस आर 5 मई, 7 मई, 9 मई, 11 मई। तो इसका भी जो राइट आंसर है गाइस वो है 7 मई, यानी कि हर साल जो है 7 मई को वर्ल्ड अस्थमा डे के रूप में जो है सेलिब्रेट किया जाता है। और अस्थमा जो है इससे लोगों को जागरूक करने के लिए जो है इस दिवस को मनाने का यहाँ पर आरंभ हुआ था। 7 मई को ही आयोजन इसका हुआ था, जिसमें ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा के द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई थी। और 1993 में इसको स्थापित करके पूरे वैश्विक स्तर पर जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोगी संगठन के रूप में जो GIN है, यानी कि ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा जो है, इसके द्वारा जो है इसकी शुरुआत यहाँ पर की गई थी। साथ में अगर हम लोग बात करें तो वर्ल्ड अस्थमा डे जो है वो जागरूकता को बढ़ाने के लिए प्रत्येक मई को जो है आयोजित किया जाता है। प्रत्येक जो है 7 मई को जो है यहाँ पर आयोजित किया जाता है, 7 मई को। और विश्व अस्थमा दिवस 2024 के उपलक्ष्य में जो है ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा ने अस्थमा जो है शिक्षा सशक्तिकरण जो है इसके विषय का चुनाव किया है। अगर हमसे कोई पूछ ले कि 2024 के लिए जो है थीम क्या रखी गई है, तो इसका थीम है अस्थमा एजुकेशन एम्पावर्स। अस्थमा के बारे में अगर जानकारी होगी तो ये जो है कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक करेगा और अस्थमा के खिलाफ जो है लड़ने के लिए तैयार करेगा। पहला विश्व अस्थमा दिवस जो है इसको 1998 में बार्सिलोना यानी कि जो है स्पेन में सेलिब्रेट किया गया था। और इसमें जो है आयोजित जो पहली विश्व अस्थमा बैठक थी, इसके संयोजन में लगभग 35 से भी ज़्यादा जो देश थे वो शामिल हुए थे। और उन्होंने जो है सम्मिलित रूप से अस्थमा को जो है दूर करने के लिए, अस्थमा जैसी जो बीमारियां हैं इसको भगाने के लिए इस जो है की शुरुआत की थी। तो बस आज के लिए हम लोग इन्हीं 10 प्रश्नों पर जो है बात करने वाले हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को जो है ये खबरें समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आपको बस करना इतना है कि वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। और अगर आप लोग जो है चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब बटन दबाना होगा और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर दिन नई नई नोटिफिकेशंस मिलते रहे। साथ में मैं आपको ये भी सूचना दे रहा हूँ कि नए बैचेस जो है ऑफलाइन हमारे शुरू हो चुके हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों जो है मीडियम से वो स्टार्ट हो चुके हैं। एक तो मॉर्निंग में 9 o'clock पे जो है नया बैच स्टार्ट हुआ है, जिसके भीतर हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को जान रहे हैं। इवनिंग में भी 6 o'clock पे जो हमारा नया बैच शुरू हुआ है, जिसके भीतर हम लोग इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो है जान रहे हैं। और साथ में सुबह जो है 10 बजे से उत्तराखंड का जो है नया बैच शुरू हो गया है, तो आप लोग चाहे तो उसको भी ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं। बस तब तक के लिए आज के लिए यही सारी बातें। टिल देन हैव अ गुड डे टू ऑल। थैंक यू सो मच। कीप ट्राइंग एंड कीप लर्निंग।